गुंजन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर जितनी गोरी सुंदर गुंजन थी उतनी ही काली थी उसकी किस्मत। गुंजन की किस्मत में कभी भी कोई अच्छी बात होती ही नहीं थी। गुंजन जब पैदा हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ अनीता ने गुंजन पर बहुत अत्याचार किया था। ऐसी एक दिन अनीता गुंजन को ताने मारते हुए बोलती है, ध्यान कहाँ है तेरा? अपने इस चेहरे को चमकाने में लगी रहती है। अरे कुलक्षणी, तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तेरे पिता से शादी करके मेरी जिंदगी कलंक हो गई है। मैं कभी माँ नहीं बन पाई। ना जाने तो कितनी मनहूस है। तेरा बस रंग ही गोरा है, किस्मत तो तेरी काली है, और साथ जुड़े हुए लोगों की किस्मत भी तू काली कर देती है। माँ मत मारो, गुस्सा मत करो माँ। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा जिससे आपको दुख होए। माँ मुझे मत मारो। करना क्या है? इस घर से दफा हो जा। ना जाने कब तेरा बाप तेरी शादी करेगा और मुझे तुझसे छुट्टी मिलेगी। इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। इतना रूपवान होने के बाद भी गुंजन की कहीं शादी नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके गुंजन की शादी कमल नाम के एक लड़के से हो जाती है, पर शादी के 2 दिन बाद ही कमल के पिता ओम प्रकाश एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। पूरे घर में दुख के बादल छा जाते हैं। तभी गुंजन की सास रेवा रोते हुए बोलती है, भगवान, ये सब क्या हो गया? अभी 2 दिन पहले ही तो मेरे घर में शादी हुई थी। मेरी बहू की डोली मेरे घर आई थी और आज मेरे पति की अर्थी मेरे आंखों के सामने पड़ी है। इतना बड़ा दुख मुझे क्यों दिया भगवान? मेरा घर संसार छीन लिया। कैसे रहूंगी मैं? रेवा को इस तरह रोता देख उसकी पड़ोसन शांति उसके पास आती है और उससे बोलती है, रेवा, संभाल खुद को। अरे ऐसे दिल छोटा मत कर, क्या होगा तेरा? मुझे तो सोच सोच के ही हैरानी होती है कि तेरी बहू के कदम कैसे पड़े तेरे घर पे। आते अपने ससुर को खा गई वो। तेरी बहू रंग की तो बहुत गोरी है, लेकिन किस्मत बड़ी काली लेकर आई है वो। आते ही घर में खुशियों की जगह दुख का मातम बना दिया उसने। शांति की बातें सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, आंटी जी, आप मेरी माँ का दुख कम नहीं कर सकती हो तो कम से कम बढ़ाइए तो मत। हमारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मेरे पिताजी को मैं खो चुका हूँ। सब रोए जा रहे हैं और आप हो कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरी माँ को भड़काई जा रही हो। जिसके बाद ओम प्रकाश का दाग संस्कार किया जाता है। वक्त गुजरता चला जाता है। ओम प्रकाश के जाने के बाद घर में आर्थिक तंगी भी आ जाती है। कमल जैसे तैसे नौकरी करके अपना घर का खर्च निकाल ही रहा होता है, पर आए दिन रेवा के घर पर कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती। ऐसी एक दिन शांति रेवा के घर आती है और उससे बोलती है, कैसी हो रेवा? और तुम्हारी बहू कैसी है? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, ठीक हूँ। नहीं, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है बहन। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ तुझसे। तेरी बहू का रंग तो गोरा है, पर कर्म अच्छे नहीं है। देख बहन, तुझे मेरी बात बुरा ना लगे तो, पर फिर भी तू सोच के देख। उसे इस घर में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, तेरा पति खत्म हो गया, और देख तेरे घर में पैसे को लेकर कितनी दिक्कत हो रही है। और अब तो उसे पूरा साल होने को आया है, फिर भी तेरी बहू पेट से नहीं हुई। अरे मैं तो कहती हूँ, अरे बहन तू तो फंस चुकी है। तू सुंदरता के चक्कर में ऐसी बहू ले आई जो किस्मत की काली है। तुम सही कह रही हो शांति। जब से गुंजन इस घर में आई है तब से हर दिन बुरा ही बुरा हो रहा है हमारे जीवन में। सुख तो जैसे उजड़ ही गया है। ऐसे ही शांति लगातार बातें करके रेवा के दिल में गुंजन के लिए बहुत सारा जहर भर देती है। उस दिन के बाद से रेवा और गुंजन के बीच संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। रेवा हर छोटी बड़ी बात पर गुंजन को उसके गोरे रंग और काली किस्मत होने के ताने देने लगती है। ऐसी एक दिन गुंजन से गलती से खाना बनाते हुए गैस ऑन रह जाता है और सिलेंडर से सारे घर में गैस फैल जाती है। जैसे ही रेवा रसोई में जाती है तो उसे गैस की महक आती है और उसकी नजर गैस ऑन बटन पर पड़ती है, जिस पर वो गुस्से में तिल मिलाते हुए चिल्लाते हुए गुंजन को आवाज देती है और उससे बोलती है, अरे कहाँ मर गई तू? ये क्या कुकर्म कर रखे हैं तूने? अरे सारे खानदान को मौत की नींद सुलाना चाहती है क्या? क्या हुआ माँ जी? अभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? गैस की बदबू क्यों आ रही है यहाँ पे? ये तो तू अपने आप से पूछ कि तूने गैस ऑन क्यों छोड़ रखा था। मैं रसोई में अपने लिए कप चाय बनाने गई थी। सोच, अगर मैंने अभी लाइटर जला दिया होता तो ये पूरा घर बम के गोले जैसा उड़ जाता। अरे क्यों तुम हम सबकी जान लेने पर तुली हुई हो? माँ जी, मुझसे ना गलती से खुला रह गया होगा। वो असल में ना मुझे नहाना था और मैंने फेस पैक भी लगाया हुआ था, इसी वजह से। अरे अपनी सुंदरता को निखारने के चक्कर में हम सबको राम जी के पास मत भेज। अरे कैसी मनहूस औरत है तू। सही कहते हैं लोग,
कि तेरा बस रंग ही गोरा है, तेरे कर्म गोरे नहीं है। जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल, इससे पहले कि आग से तो नहीं पर दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी। गुंजन जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती है और सारा का सारा गैस बाहर निकल जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। गुंजन को हर जगह अपने रूप और अपनी किस्मत की वजह से बस ताने ही सुनने को मिलते। ऐसी एक दिन गुंजन रोते हुए अपने पति से कहती है, आप मुझे तलाक दे दीजिए और किसी और से शादी कर लीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास किए जा रही हो? जी मैं सही कह रही हूँ, आप किसी और से शादी कर लीजिए। मैं आपके इस घर के लायक नहीं हूँ। आप मेरी सुंदरता को मत देखिए, आप मेरी काली किस्मत को देखिए। जब से मैं आपके घर में आई हूँ आपको बस दुखी दिया है मैंने। मेरी वजह से हमेशा आपको दुखी मिला है। आप मुझे तलाक देकर मुझसे अलग हो जाओ, किसी और से शादी कर लीजिए, अपना सुखी जीवन बिताइए। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी का जीना या मरना हमारे हाथ में नहीं होता है। और बात रही आर्थिक तंगी की, वो घर में होती रहती है यार। कभी ना कभी सबके घर में उतार चढ़ाव आते ही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई इंसान हमारे घर में आए और उसके आने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी है ना तो तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ऐसी किस्मत जिसमें तुम मेरी पत्नी हो। मुझे हर जन्म बस ऐसी ही किस्मत चाहिए जिसमें तुम मेरे साथ हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दोगी और ये बात दोबारा मत करना मेरे सामने। इतना कहकर कमल गुंजन को गले से लगा लेता है। कमल हमेशा ही अपनी बीवी का साथ दिया करता। वो कभी भी गुंजन को किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराता था, जिस बात से रीवा को बहुत जलन होती थी। ऐसी एक दिन शांति फिर से रीवा के घर पर आती है और बोलती है, कैसी है तेरी बहू? अरे वो कैसे होगी, जैसे पहले है वैसे ही ना। ना जाने कौन सा जादू कर रखा है इसने मेरे बेटे को, इसका असली चेहरा नजर ही नहीं आता। अरे मेरा बस चले तो इसे घास की तरह उखाड़कर अपनी बेटे की जिंदगी से बाहर फेंक दूं। पर मेरा बेटा है कि उसकी आंखों पर इसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। अरे क्या बात है, मैं तेरी मदद करती हूँ। अपनी बहू की फोटो दे जरा मुझे। तेरे बेटे की जिंदगी से कैसे मैं इसे दूर करती हूँ अभी। शांति के कहने पर रेवा अपनी बहू की कुछ तस्वीरें शांति को दे देती है। शांति तस्वीरों को एक फोटोग्राफर के पास ले जाती है। फोटोग्राफर गुंजन के कुछ अनजान लड़कों के साथ अश्लील तस्वीरें बनवा देता है और उन्हें लाकर रेवा को दे देता है और उसे सारा प्लान भी समझा देता है। जिसके बाद अगले दिन रेवा कमल के सामने गुंजन को जलील करते हुए बोलती है, हाय हाय, मैं तो समझती थी कि ये सिर्फ हमारे साथ ही बुरा कर रही है, पर आज पता चला कि ये तो धोखेबाज भी है। अपने रूप का कैसा नाजायज फायदा उठा रही है हमारी आंखों में धूल झोंक कर। भगवान, इसने तो जमाने भर में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये देख कमल बेटा, इस औरत का असली रूप, कैसे अपने रूप के बलबूते पर लोगों से मजे लेती है। इतना कहकर रेवा गुंजन की अश्लील तस्वीरें कमल की तरफ फेंकती है, जिसे देखकर गुंजन के पैरों से जमीन हिल जाती है और वो रोते हुए बोलती है, ये सब झूठ है, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। इन तस्वीरों में जो औरत है वो मैं नहीं हूँ। मेरे मन में कमल जी के सिवा कोई और नहीं है। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गुंजन ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके घर पर पुलिस और फोटोग्राफर दोनों आ जाते हैं, जिसे शांति ने पैसे देकर गुंजन के अश्लील तस्वीरें बनवाए थे। इसके बाद फोटोग्राफर सारा सच बता देता है और कमल अपनी माँ से कहता है, मुझे शर्म आती है माँ कि आप मेरी माँ हो। आपने उस शांति आंटी के साथ मिलकर मेरी पत्नी को चरित्रहीन साबित कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो किस्मत की काली है। माँ, गुंजन किस्मत की काली नहीं, किस्मत के काले तो आप लोग हो, जो इतनी अच्छी बहू होने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाए, उसे सम्मान नहीं दे पाए। माँ, आप नहीं जानती कि आपने क्या खोया है। आपने इतनी अच्छी बहू खोई है माँ। और किस्मत की क्या, आप लोग तो कर्म से भी काले हो, दिल से भी काले हो। माँ, एक बार भी आपने इसको समझने की कोशिश की होती ना तो आप मानती ही नहीं कि ये किस्मत की काली है, जिस तरह से मैंने कभी नहीं माना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस फोटोग्राफर को ले जाइए ताकि आज के बाद ये कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में ना सोचे। कमल की बात सुनकर पुलिस वहां से उस फोटोग्राफर को ले जाती है, जिसके बाद रेवा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शांति के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और फिर कभी भी वो अपनी बहू में दोष नहीं निकालती और ना ही उसे गोरी बहू काली किस्मत बोलकर ताने देती। उमा अपनी पड़ोसन भावना के साथ बहस कर रही थी और ताना देते हुए कहती है, अपनी बहू को समझा ले, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा जो तेरी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
जब देखो मेरी बहू को और मुझे सुनाती रहती है, वो भी तेरी मॉडर्न बहू। हाँ, अब तेरी मॉडर्न बहू है तो मैं क्या करूँ इसमें? तेरे काम ही सुनने वाले हैं, इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? दिमाग तो तुम दोनों सास बहू में ढेले भर नहीं है और बस बातें करवा लो बड़ी बड़ी। अपनी बहू को बोल अपना दिमाग भी लगा लिया करे। मेरी बहू ने दिमाग लगाया ना तो तुम दोनों सास बहू का जीना हराम हो जाएगा। अरे उसकी मर्जी, वो घूंघट में रहे या कैसे भी रहे, लेकिन इसमें तेरी बहू होती कौन है बोलने वाली? मेरी बहू ने सलाह ही तो दी थी कि आज के समय में घूंघट कौन करता है, लेकिन इतनी सी बात में तेरी बहू को इतना ज्यादा बुरा लग गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? तो तेरी बहू क्या मेरी बहू को गवार बोलेगी? देख, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी बहू को समझा ले। नहीं समझा सकती है तो कोई बात नहीं, अगली बार मेरे हत्थे लगी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे जा बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे, मैं भी देखती हूँ तू क्या कर लेगी। उमा भावना से काफी देर तक बहस करने के बाद वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उमा अपनी बहू सलोनी को समझाने लगती है और बोलती है, बहू तू क्यों इतनी भोली बन रही है? अरे घूंघट कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि जुबान भी बंद कर ले, और कोई कुछ बोले तो तेरी सास तेरे पीछे खड़ी है। देखती हूँ मैं भी कि कौन तुझे क्या बोल सकता है। माँ जी मैं क्या ही बोलूं, अगर भावना आंटी की बहू को बुरा लग जाता तो, और वैसे भी पड़ोसी है वो हमारे, और पड़ोसियों में थोड़ी बहुत तू मैं तो चलती ही रहती है। आप भी क्या माँ जी? तू मैं ही तो नहीं होती ना यहाँ पर, सब लोग तुझे ही गवार समझ रहे हैं, लेकिन मैं भी तुझे कितना ही समझा सकती हूँ। तू है कि इतनी भोली बनती है कि किसी के भी बातों में आ जाती है। माँ जी मैं भोली हूँ तो क्या हुआ, मेरी देवरानी भोली थोड़ी है। आपने और देवर जी ने लाखों में चुनी है मेरी देवरानी, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, विदेशी बहू ला रही हो आप तो। हाँ, अब बस यही उम्मीद है कि जहाँ तक तेरी जुबान नहीं खुलती वही अब मेरी विदेशी बहू सबकी खाट खड़ी करके रख देगी, ताकि दोबारा मुझसे या मेरी बहू से कोई फालतू बोलने की हिम्मत ना करे। उमा तो अपनी घूंघट वाली बहू से ये साफ ही कहती थी कि वो तेज बने, लेकिन उसकी घूंघट वाली बहू तो कुछ ज्यादा ही शरीफ और मासूम निकली। इसीलिए अब उमा भी क्या करती। लेकिन कुछ दिनों के बाद उमा अपने छोटे बेटे की शादी करती है और एक विदेशी बहू को अपने घर लेकर आती है। एक शाम उमा अपनी विदेशी बहू लीजा को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू जरा छत के कपड़े उतार ले, तेज धूप हो रही है, आज तो सारे कपड़े भी सूख गए होंगे। खापरा खापरा क्या होता है मम्मी जी? अब इस विदेशी बहू को भी मैं छोटी छोटी बातें समझाऊं? इससे तो अच्छा सलोनी है, कम से कम उसे इतनी छोटी छोटी बातें तो समझानी नहीं पड़ती थी ना। भगवान ने मेरे सर पर पता नहीं क्या बला मर दी है। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली मैं विदेश में रही हूँ ना, तो मैं हिंदी बहुत कम आता है, लेकिन आई विल ट्राई। जब तक ये अच्छे से हिंदी सीखेगी तब तक तो मेरी अर्थी भी निकल जाएगी। अब इसे क्या ही बोलूं, इससे तो अच्छा मैं खुद ही जाकर छत से कपड़े उतार ले आऊं, मेरा ही काम कम होगा। उमा की विदेशी बहू की चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। उमा भी जैसे तैसे अपनी घूंघट वाली बहू और विदेशी बहू के साथ खुशी खुशी रह रही थी। कुछ दिनों के बाद लीजा बहुत छोटे कपड़े पहनकर सामान लेने जाती है। पूरे मोहल्ले के लोग लीजा को ही देखे जा रहे थे और उसी समय सलोनी भी लंबा सा घूंघट करके छत पर झाड़ू लगा रही थी। उन दोनों को देखकर भावना दूसरी पड़ोसन से हंसते हुए कहती है, अरे कांता, देख रही है उमा की घूंघट वाली और विदेशी बहू को? सलोनी को देखकर तो ऐसा लग रहा है उसने विदेशी बहू के कपड़े का ही अपना घूंघट बना लिया। और नहीं तो क्या, अब तो यही होना था। जब घर में विदेशी बहू लेकर आएगी, उसे तो जरा सी भी शर्म नहीं है, कहीं भी कैसे भी कपड़े पहन कर चली जाती है। मुझे तो देख कर ही शर्म आती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उस दिन उमा की विदेशी बहू को अपने जेठ के साथ बाइक में घूमते हुए देखा था, वो भी बहुत छोटे कपड़े में। सच में कभी तो ऐसा लगता है कि सलोनी बहू के साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है इस घर में। और नहीं तो क्या, अब मर्दों की नियत फिसलते हुए समय थोड़ी लगता है। इतने छोटे कपड़े में तो पूरा शरीर दिखता है, और सलोनी की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होती तो उसका पति भी क्या ही करे। वैसे मुझे तो कभी कभी लगता है कि लीजा का अपने जेठ के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि इतना तो सलोनी का पति सलोनी के लिए भी नहीं करता। खैर हमें क्या करना है, ये सब तो उमा को सोचना चाहिए। उसका घर, उसकी बहुएं और उसके बच्चे हैं।
भावना और कांता दोनों उमा और उसकी बहुओं की चुगली करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अब तो यही अफवाह मोहल्ले में भी फैलने लगी थी। कुछ दिनों बाद सलोनी का पति मयंक मूवी की टिकट लेकर आया होता है और सलोनी से बोलता है, सलोनी चलो आज हम मूवी देखने जाएंगे, मैं टिकट भी लेके आया हूँ। आपको पता है मैं बिना घूंघट के घर में भी तो नहीं रहती, तो वहाँ कैसे जाऊंगी। और चलो मैं चली भी गई तो वहाँ इतने लोगों के सामने मैं बिना घूंघट के रहती, शर्म नहीं आती क्या मुझे। क्या यार ऐसा क्यों कर रही हो? अरे ऐसा मत करो यार, मैं बहुत मन से लाया था, सोचा था हम दोनों जाएंगे, अब तुम ऐसे कर रही हो। थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो यार। माफ करना लेकिन मैं नहीं जा सकती। मयंक सलोनी को बार बार मूवी देखने के लिए मना ही रहा था कि तभी वहाँ लीजा आ जाती है और सारी बातें सुनने के बाद लीजा कहती है, मयंक जेठ जी, अगर सलोनी दीदी आपके साथ नहीं जा रही तो मैं चलूं? सलोनी चलो ना, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेके आया था। अब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आप देवरानी जी के साथ आराम से मूवी देखना। अब आपके पैसे भी जाया नहीं होंगे और इसी बहाने देवरानी जी घूम भी आएंगी। सलोनी की बात सुनकर मयंक लीजा के साथ मूवी देखने चला जाता है और मूवी देखकर आने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। रात को जब दोनों घर आ रहे होते हैं तो दोनों को बाइक पर देखकर भावना अपने घर से बाहर आती है और ताना देते हुए कहती है, मयंक बेटा, ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं चलने वाली है, पहले ही बता रही हूँ। क्या हुआ आंटी, कैसी हरकत नहीं चल सकती? और आप किसके बारे में बात कर रही हो? यही जो तुम दोनों के चल रहा है। अरे मयंक, जब तुम्हारी बीवी है घर में तो जरूरी है क्या इतनी रात में अपने भाई की बीवी के साथ बाहर घूमने का? शर्म आती है या नहीं तुम दोनों को? आंटी, आपकी ये छोटी सोच है, आपके घर में बेटी नहीं क्या जो ये बोल रही हो? मेरे घर में बेटी है तभी बोल रही हूँ, मैं उसके भले के लिए हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलने दूंगी। भावना उन दोनों को काफी ज्यादा सुनाई जा रही थी और धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले के काफी लोग जमा हो जाते हैं। वो सब लोग भी भावना की बातों में उसी का साथ देते हैं। तभी घर से बाहर सलोनी और उमा आते हैं और ये सब देखकर सलोनी अपना घूंघट हटाती है और बोलती है, आंटी जी, आपको इज्जत राज नहीं आती क्या? अरे आपके घर में यही सब होता होगा, तभी तो आपको दूसरों के घरों में भी प्यार और इज्जत के रिश्ते पर भी सवाल उठा रही हो। बहू, तू बहुत भोली है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। देख नहीं रही है क्या कैसे तेरा पति और तेरी देवरानी आधी रात तक बाहर घूमते रहते हैं? कोई शोभा देता है ये? आंटी जी, आप अपने घर को संभालो ना। आपका बेटा तो रोज किसी नई लड़की के साथ घर आता है, तब आपके ये सवाल खत्म क्यों हो जाते हैं? यहाँ तो मुझे सब पता है कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, फिर भी आप सवाल उठा रही हो। और आंटी जी, मैं भले ही यहाँ विदेशी बहू बनकर आई थी, लेकिन अब भी मुझ में अपने देश के संस्कार हैं। ये मेरे जेठ और जेठानी हैं। आप अपनी घटिया सोच को अपनी तिजोरी में बंद करके रखो, ऐसे खुलेआम मत दिखाओ। आज तो मेरी घूंघट और विदेशी बहू ने पूरे मोहल्ले की बोलते ही बंद कर दी है। उमा अपनी दोनों ही बहुओं से काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो दोनों बहुओं को घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी दे देती है और उन पर भरोसा करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।